वेलकम स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैथ्स के ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम आज पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक सर्व समीका है, हमने जो त्रिकोणमिति वाली चैप्टर है उसके अंदर 3 सर्व समीकाएँ हम पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और जो सेकंड सर्व समीका है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड सर्व समीका है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्व समीकाएँ याद करनी है, जो हमारे 8.3 के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के काम आती हैं। और उसी में से ये क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हम यहाँ पे ये जो हमारी सेकंड नंबर वाली सर्व समीका है इसका यूज़ करेंगे कि सेकंड सर्व समीका से, इस सेकंड सर्व समीका से हम लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है sec स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये tan स्क्वायर थीटा, इस sec स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर थीटा, और इस 1 को ले जाएंगे इधर तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1। ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1, और ये sec स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का sec स्क्वायर। इसलिए ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा माइनस का 1। अगला, त्रिकोणमितीय अनुपात tan a को sec a के पदों में लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है कि जो tan है उसको हमको sec के फॉर्म में लिखना है, तो ये भी हम इसी के यूज़ से लिखेंगे कि सर्व समीका है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये एंगल का मान होता है, अब ये एंगल कहीं a लिखा हुआ मिलेगा, कहीं थीटा लिखा हुआ मिलेगा, तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग एंगल लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये एंगल यूज़ हुआ है a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होगा sec स्क्वायर a के। ये हमने इसी सर्व समीका का यूज़ किया है। इससे हमको मान निकालना है किसका, tan का sec की फॉर्म में। तो ये सर्व समीका देखो tan और sec में ही रिलेशन है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a बराबर होगा sec स्क्वायर a। ये 1 को यहाँ से ले जाएंगे, ये 1 यहाँ आके माइनस का 1 हो जाएगा। और अब हमको tan स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, tan की। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर कब हटता है, जब वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो इधर वर्गमूल आएगा, ये वर्गमूल लेने पे स्क्वायर हट जाता है, तो ये तो हो जाएगा tan a, और यहाँ पे हम वर्गमूल या अंडर रूट लेंगे तो ये पूरा अंडर रूट के अंदर चला जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है कि tan a बराबर क्या होगा, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। अगला, ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वृत्त के एक बाहरी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो वृत्त इस तरह की आकृति होती है। अब इसमें 3 कंडीशन होती हैं कि कोई भी बिंदु है वो या तो वृत्त के अंदर स्थित होगा या वृत्त पर स्थित होगा, मीन्स वृत्त की परिधि पर कहीं भी हो सकता है, और एक कंडीशन है कि इसके बाहर स्थित हो। तो तीनों कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं अधिकतम, वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको कहाँ पूछी है कि बिंदु कहाँ स्थित है, बाहरी बिंदु, मतलब जो बिंदु है वो कहाँ स्थित है वृत्त के बाहर। तो हम इनको लिख भी सकते हैं कि ये बिंदु है A, ये बिंदु है B और ये बिंदु है C। हालांकि हमको सिर्फ अभी इसी के लिए बतानी है इस सवाल में, लेकिन हम तीनों ही कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो अंदर वाले बिंदु से कभी कोई स्पर्श रेखा नहीं बनती है। तो स्पर्श रेखाएं कितनी बनेंगी, 0। वृत्त के ऊपर जो बिंदु होता है उस पे से स्पर्श रेखाएं, कि जैसे ये वृत्त है और इसकी परिधि पर कोई बिंदु है
तो उस पे जो स्पर्श रेखा बनेगी वो सिर्फ बनती है 1। और अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो बाहर स्थित बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। देखो यहाँ से हम स्पर्श रेखाएं बनाएंगे तो एक स्पर्श रेखा इस तरह से और एक स्पर्श रेखा इस तरह से, तो टोटल 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। तो अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि कोई भी घटना है ए, उसके घटित होने की प्रायिकता क्या है? 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.65 और हमसे पूछा है कि ए नहीं की प्रायिकता। देखो ये ए के घटित होने की प्रायिकता को लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और घटित नहीं ए नहीं इसकी प्रायिकता को लिखते हैं हम ए बार से। या कोई भी घटना है अगर नहीं की बात करेंगे तो उसको बार लगा के लिखते हैं। और एक कंडीशन प्रायिकता में ये होती है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो ये तो हो गई घटित होने की, और ये घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। हम चैप्टर में लिखते हैं वहाँ पे यहाँ पे ई लिखते हैं, इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की और घटित ना होने की, ना होने वाली को बार लगा के लिखते हैं और इन दोनों का जोड़ होता है हमेशा 1। तो जब भी किसी भी एक का मान दिया हो दूसरी का निकालना है तो जो जिसका मान दिया है उसको 1 में से घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 0.65 कि ए का दिया है, ए नहीं का निकालना है तो इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से माइनस कैसे करेंगे? देखो कि 1 में से घटाना है हमको 0.65। अब ये घटाना तो आता ही होगा, और नहीं तो घटाने का तरीका क्या है कि ये संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ये लिखाएंगे हम 00, और अब यहाँ से हासिल ला के इसको घटाते हैं तो ये 5 बचेंगे, ये 9 में से 6 गए, ये 3 और ये 0। तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं की प्रायिकता हो जाएगी 0.35 और इसको डिनोट करते हैं ए बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 समीकरण हैं। तो देखो अनगिनत मान होने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या है कि कोई भी 2 समीकरण निकाय को हम लिखते हैं इस तरह से a1x + b1y + c1 = 0, और जो दूसरी समीकरण होती है उसको लिखते हैं a2x + b2y + c2 = 0। तो अगर इस टाइप की 2 समीकरण हैं तो अनगिनत हल होने के लिए जो कंडीशन लगेगी वो लगती है a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी कि ये तीनों मान कैसे होंगे? बराबर। तो अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण देखो किस तरह से लिखी हुई है, x + 2y और ये 3 उधर है, इसको भी हमको इधर लेके आना है तो ये -3 = 0। ऐसे ही इसको लिखना है हमको तो ये बन जाएगा 5x + ky - 15 = 0। अब हमको इस तरह से लिखना है इनको। तो a1/a2 क्या है? देखो a1 जो पहले वाली समीकरण में x के साथ संख्या, तो पहले वाली समीकरण में x के साथ संख्या a1 होती है, यहाँ पे x के साथ संख्या क्या है? कितने x हैं? ये 1। a2 दूसरी वाली समीकरण में x के साथ संख्या, तो दूसरी समीकरण में x के साथ संख्या है 5, ये बराबर होगी 2 और यहाँ पे ये ky है, तो यहाँ पे ये तो हो गया b1 तो हो गया 2 और b2 हो गया k, और इसी तरह ये -3/- 15। तो किसी भी 2 को बराबर कर लेंगे कि ये और ये मान और ये मान ये आपस में बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से कोई भी 2 ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड से हम लिखेंगे कि 1/5 बराबर होगा 2/k,
के। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये के इधर आ जाएगा और ये 5 चला जाएगा इधर। तो इट इम्प्लाइज के बराबर 2 गुणा 5 और इट इम्प्लाइज के बराबर 10। तो ये क्वेश्चन हो गया कि के का मान क्या आ गया 10, कि के मान 10 के लिए जो समीकरण निकाय है जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हल कितने होंगे, अनगिनत या अनंत। और लास्ट क्वेश्चन है एक ये, द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 के विविक्त कर का मान क्या होगा। तो विविक्त कर लिखना है हमको इसका। पहले तो हम समीकरण को लिखते हैं कि समीकरण क्या है, 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0। जो द्विघात समीकरण होती है उसमें जो x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर संख्या सभी पूर्णांक वाली संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक वाली, और परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। परिमेय का मतलब ये बटे वाली संख्या। तो पहले तो इस बटे वाली संख्या को पूर्णांक बनाते हैं हम। पूर्णांक का मतलब कि या प्लस वाली संख्या हो या माइनस वाली संख्या हो। तो पहले तो इसका ये बटे का 4 हटाएंगे। तो बटे का 4 कैसे हटेगा कि जब भी किसी संख्या के बटे में कोई संख्या लगी हुई है उसको हटाने के लिए हम उसी संख्या से पूरी समीकरण को गुना कर देते हैं। तो क्या है 4, इसको हटाने के लिए हम पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 से गुणा करने पर, देखो इस 3/4 को 4 से गुणा करेंगे और इसके साथ में क्या है x²। ऐसे ही 8 को भी हम 4 से गुणा करेंगे और इसके साथ है x, और माइनस के 3 को भी 4 से गुणा करेंगे, इधर 0 को भी 4 से गुणा करेंगे। सबको हमको जितने भी पद लिखे हुए हैं सबको 4 से गुणा करना है। देखो यहाँ तो ये हो जाएगा कैंसिल, जिसको हटाने के लिए हमने गुणा किया था। तो ये तो बचे 3x², ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 32x, और ये हो गए माइनस के 12, और ये 0 को गुणा किया तो हो गया 0। जो अब ये हमको समीकरण दी हुई थी उस समीकरण को हमने, जो समीकरण का जो मानक रूप होता है उसमें बना लिया इसको। अब हमको लिखना है इसका विविक्त कर। विविक्त कर होता है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल D से, जिसका मान होता है b² माइनस 4ac। अब ये ABC कहाँ से आएंगे, ABC होते हैं इस समीकरण के गुणांक। तो ये गुणांक होते हैं, गुणांक a बराबर जो x² के साथ संख्या होती है वो तो होती है a, जो x के साथ संख्या होती है वो होती है b, और जो उसके बाद लास्ट वाली संख्या बच गई जिसके साथ कोई x या कोई भी चर नहीं लगा हुआ है वो संख्या होती है c। चिन्ह सहित लिखेंगे हम संख्याओं को। अब हमको विविक्त कर निकालना है, मीन्स b² माइनस 4ac निकालना है। तो b², अब मान रख सकते हैं हम कि b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है b माइनस 32, माइनस 32², 4 गुणा 3 और गुणा माइनस 12। गुणा करेंगे देखो सबको, तो पहले तो ये माइनस के 32 का वर्ग, माइनस के 32 के वर्ग का मतलब है कि हम माइनस 32 को माइनस 32 से गुणा करेंगे। तो ये माइनस और माइनस तो गुणा हो जाएगा प्लस, और 32 को 32 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 1024। उसके बाद में हम इनको गुणा करेंगे, ये 4 दिया 12 और 12 को 12 से गुणा करेंगे। देखो ये माइनस का और ये माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे। ये 4 दिया 12, फिर 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 12 होता है 144। जोड़ देंगे इनको तो ये हो गया 4 और 4 8, ये 4 2 6 1 और ये 1168। तो विविक्त कर का मान आ गया 1168। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये जो आपके 5 या 6 क्वेश्चन जो भी आपने पूछे थे ये आपके कंप्लीट हो गए। और इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं सभी।
और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा हाथों हाथ। और काफ़ी वैसे अच्छे भी क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन से इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं जो हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी जो हम वर्कशीट के साथ वाला मॉडल पेपर है वो तो सॉल्व कर ही रहे हैं। तो उसके वीडियो भी जिसने नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखें।